किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर, मसाना, प्रोस्टेट, तो इन्फेक्शंस है जो सेक्सुअली एक्टिव मेल में ये पॉसिबल है। तो इसमें पेशाब बंद हो सकता है गुदूद के बढ़ने की वजह से, और लेटर ऑन हो सकता है कि प्रोस्टेट के कैंसर की वजह से भी। जो इन्फेक्शन के अलामत हैं उसमें एक तो पेशाब का बार बार आना, मसाने के ऊपर जो सुप्रापेपिक रीजन है उसमें दर्द हो सकता है, हमारे फ्लैंक एरिया, कमर के एरिया में के भी जो कि अल्ट्रासाउंड मसाने का और गुर्दे का हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। जो गुर्दे में या ब्लड में जो जहरीला मादा है क्रेटिनिन का वो तो नहीं बढ़ गया हुआ इन्फेक्शन की वजह से। तो ये एक बेसिक टेस्ट है, यूरिन कंप्लीट, अल्ट्रासाउंड और रीनल फंक्शन टेस्ट, ये हम बेसिकली करवाते हैं। अगर पेशेंट टाइम से पहुंच जाए तो हम बेसिकली उसके सारे टेस्ट करके उसके मुताबिक उसी के स्पेसिफाइड एरिया, स्पेसिफाइड डिजीज़ के मुतालिक उसे दवाई दे सकते हैं। तो वो एक एंटीबायोटिक दूसरे एंटीबायोटिक को देता रहेगा तो उसे रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। तो फिर जब वो हमारे पास पहुंचेगा लेटर स्टेज में तो हो सकता है हमें भी उसका इलाज करने में काफ़ी दिक्कत महसूस होगी। उसके इलाज के लिए एक तो पेशेंट के कॉस्ट, अखराजात बढ़ जाएंगे, तो उसे दाखिले की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके मज़ीद उसे एक्सपेंसिव टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, दौरानिया बढ़ जाएगा। तो इसके लिए बेहतर है पेशेंट अगर टाइम से डॉक्टर के पास आ जाए तो उसके लिए उसका इलाज करना उतना ही सिंपल है। एक तो पेशाब का दिन में बार बार आना या रात में बार बार आना, पेशाब की जब हाजत होती है तो तेज़ी के साथ आना, और पेशाब को थोड़ी देर के लिए। Info for patient. मैं डॉक्टर इरफान शबीर गुराया हूँ, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवरकेयर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 5 इयर्स मुझे इस हॉस्पिटल में काम करते हुए हो गए। सर, आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है एज ए यूरोलॉजिस्ट? मेरा इस फील्ड में मोर देन 18 इयर्स एक्सपीरियंस। तो सर, यूरोलॉजिस्ट किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं? यूरोलॉजी में हमारे किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और प्रोस्टेट और यूथ्रा की मेनली बीमारियों को ये डील करते हैं। तो इसमें जो मेजर बीमारियां हैं, स्टोन डिजीज़ है, और जो ऑर्गन मैंने बताया किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर, मसाना, प्रोस्टेट जो गुदूद कहते हैं, इसके कैंसर ये अलामत हैं, और जो यूरोलॉजिकल इन्फेक्शंस मेनली ये डिजीज़ इसमें शामिल होती है। तो सर, मर्दों में पेशाब के मसाइल क्यों होते हैं, इनकी वजूहात क्या है और क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? तो बेसिकली ये एक बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है। तो मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं जो मर्दों में पेशाब के। तो एक तो इन्फेक्शंस है जो सेक्सुअली एक्टिव मेल में ये पॉसिबल है। तो इसमें 30 इयर्स एंड अबव वो किसी एज में भी इन्फेक्शन हो सकती है। और दूसरा प्रोस्टेट है, गुदूद जो है उसका जो मर्दों में विद एज ये ग्लैंड जो होता है ये ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब 55 इयर्स एंड अबव इसमें पेशाब बंद हो सकता है गुदूद के बढ़ने की वजह से, और लेटर ऑन हो सकता है कि प्रोस्टेट के कैंसर की वजह से भी ये अलामत आ जाए। जिस तरह आपने इन्फेक्शन का जिक्र किया, तो ये इन्फेक्शन मेडिसिन से ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और इसकी सीवियरिटी? हाँ बिल्कुल, जो इन्फेक्शन के अलामत हैं उसमें एक तो पेशाब का बार बार आना, मसाने के ऊपर जो सुप्रापेपिक रीजन है उसमें दर्द हो सकता है, हमारे फ्लैंक एरिया, कमर के एरिया में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है। तो ये सारी अलामत हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें पेशेंट से प्रॉपर एक हिस्ट्री सवाल पूछने होते हैं कि पेशेंट को दर्द कैसे शुरू हुआ, बुखार कब से है, या उसे पेशाब की ये जो अलामत है वो कब से है, या पेशाब में खून तो नहीं आ रहा। तो हमें मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं, और फिर उसके बाद हम कुछ टेस्ट, बेसिक टेस्ट करते हैं जिसमें पेशाब का टेस्ट करवाना होता है, यूरिन कंप्लीट यूरिन सैंपलिंग जिसे हम कहते हैं। फिर यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी है जो कि 48 से 72 घंटे बाद इसकी रिपोर्ट आती है। ये एक बेसिक टेस्ट है। और अल्ट्रासाउंड के जो कि अल्ट्रासाउंड मसाने का और गुर्दे का हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक बेसिक टेस्ट है। और रीनल फंक्शन टेस्ट है जिसमें केमिस्ट्री चेक की जाती है कि आया कि जो गुर्दे में या ब्लड में जो जहरीला मादा है क्रेटिनिन का वो तो नहीं बढ़ गया हुआ इन्फेक्शन की वजह से। तो ये एक बेसिक टेस्ट है, यूरिन कंप्लीट, अल्ट्रासाउंड और रीनल फंक्शन टेस्ट, ये हम बेसिकली करवाते हैं। और सर, अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इसका इलाज या डॉक्टर से बर वक्त मशवरा ना किया जाए या इलाज ना करवाया जाए तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। अगर पेशेंट टाइम से पहुंच जाए
तो हम बेसिकली उसके सारे टेस्ट करके उसके मुताबिक उसी के स्पेसिफाइड एरिया, स्पेसिफाइड डिजीज़ के मुतालिक उसे दवाई दे सकते हैं। क्योंकि हो सकता है यही जो अलामत हैं जो मैंने कहा, दर्द होना, बुखार होना, वो किसी और वजह से भी आ सकती हैं कि बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ कोई बीमारी मौजूद है जो कि पेशेंट ओवरलुक कर रहा है, या वो किसी आम जो कि मुस्तनद डॉक्टर से दवाई नहीं ले रहा, तो वो एक एंटीबायोटिक दूसरे एंटीबायोटिक को देता रहेगा तो उसे रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। तो फिर जब वो हमारे पास पहुंचेगा लेटर स्टेज में तो हो सकता है हमें भी उसका इलाज करने में काफ़ी दिक्कत महसूस होगी। उसके इलाज के लिए एक तो पेशेंट के कॉस्ट, अखराजात बढ़ जाएंगे, तो उसे दाखिले की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके मज़ीद उसे एक्सपेंसिव टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। जो क्रॉनिसिटी बढ़ जाएगी तो पेशेंट के लिए एक तो अखराजात और ड्यूरेशन, दौरानिया बढ़ जाएगा। तो इसके लिए बेहतर है पेशेंट अगर टाइम से डॉक्टर के पास आ जाए तो उसके लिए उसका इलाज करना उतना ही सिंपल है। मरीज़ को कैसे पता चल सकता है कि उसको यूरिन का इन्फेक्शन है या पेशाब में इन्फेक्शन है? उसके लिए कुछ बेसिक अलामात हैं। एक तो पेशाब का दिन में बार बार आना या रात में बार बार आना, पेशाब की जब हाजत होती है तो तेज़ी के साथ आना, और पेशाब को थोड़ी देर के लिए डिले ना कर सकना कि हम मतलब वो थोड़ी देर वो कहीं सफ़र में है या कहीं काम में मसरूफ़ है तो वो थोड़ा सा डिले ना कर सके, तो जिसे हम अर्जेंसी कहते हैं कि पेशाब का तेज़ी के साथ वो कंट्रोल डिले नहीं कर सकता। और सम टाइम्स जिसमें पेशाब का बीच में निकल भी जाना, वो वॉशरूम तक जाते जाते उसका पेशाब बीच में निकल जाना। और फिर समटाइम्स ये अलामात हैं कि उसमें पेशाब की धार बारीक हो जाना, पेशाब में खून आ जाना। तो जब ये वाली अलामात हों तो और स्पेसिफिकली तो किसी एज में भी हो तो उसने डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। हमारे जो इन्फेक्शन के ज़्यादातर अलामात हैं वो सेक्सुअली एक्टिव मेल में 40 ईयर्स एंड अबव, ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई ऐसा मसला नहीं है, तो उसे फौरी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जलन भी होती है पेशाब में? पेशाब में बिल्कुल जलन हो सकती है, ये भी एक अलामत है इन्फेक्शन की। तो इसकी वजह क्या होती है? इससे इसका कोई बचाव का भी तरीका है? हाँ, इसमें जो हम सेक्सुअली एक्टिव, तो बेसिकली जो प्रोटेक्टिव, सेफ प्रोटेक्टिव सेक्स है वही रिकमेंडेड है, और अपनी ख़ास तौर पे सफाई का, अपने जिस्म का सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो ये इसमें सफाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो सेफ प्रोटेक्टिव सेक्स है। मर्दों में आमतौर पर प्रोस्टेट का मसला हो जाता है। जी जी। तो इसकी क्या वजह है? बेसिकली तो 55 ईयर्स एंड अबव, बेसिकली जब भी हमारे पास 55 साल से एंड इससे अबव एज का पेशेंट आता है और हमें ये अलामत बताता है तो हमारे जहन में हमेशा जो मोस्ट टॉप ऑफ द लिस्ट यही होता है कि इसे प्रोस्टेट के सिम्टम्स हैं। तो ये मैं अपने जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उन्हें यही बताना चाहूँगा कि इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोस्टेट कोई ऐसा मसला नहीं। प्रोस्टेट तो हर मर्द में होता है, तो 55 साल और उससे ऊपर इसमें प्रॉब्लम इन्फेक्शन की सूरत में और BPH प्रोस्टेट एनलार्ज की सूरत में, और अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता लेटर स्टेज में प्रोस्टेट के कैंसर की भी अलामत हो सकती। तो हमें हम अपने सुनने वाले पेशेंट्स या लोगों को यही मशवरा देते हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उसे गुदूद या प्रोस्टेट हो गया। तो प्रोस्टेट बेसिकली तो हर मर्द में होता है, तो वो विद द एज वो बढ़ जाता है। पेशाब का टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड और रेजिडुअल यूरिन पेशाब करने के बाद मुसाने में कितना पेशाब बच जाता है, प्रोस्टेट साइज, ये वाली सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम ज़्यादातर कंसर्न होते हैं कि पेशेंट प्रोस्टेट साइज बढ़ने को इतना मैटर नहीं करता, ज़्यादातर है कि उसमें मसाने में पेशाब कितना बच रहा है और पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन तो नहीं हो रही, मसाने मतलब पेशाब में खून तो नहीं आ रहा, जो प्रोस्टेट अगर इलाज हो गया मसाने में पेशाब बच रहा है उसे ब्लैडर स्टोन तो नहीं बन रहे, या वही यूरिन जो उसका लेटर स्टेज में कॉम्प्लिकेशन में ये भी हो सकता है कि वो ऊपर यूट्रस उसके डायलेट हो जाए, गुर्दों में भी यूरिन बैक रिफ्लक्स होके जाना शुरू हो जाए, जिसके उसके केमिस्ट्री क्रिएटिन जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं, रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिससे कि हम रीनल फेलियर की तरफ जाते हैं। तो ऐसे स्टेजेस में जो मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि BPH जो प्रोस्टेट की जो अलामत हैं उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बेसिकली अगर सही टाइम पे पेशेंट हमारे पास पहुंच जाए तो हम उसका जो मोस्ट कॉमन है कि उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिन इन्फेक्शन ही होती है। यूरिन इन्फेक्शन को हम ट्रीट कर सकते हैं। पेशेंट को के लिए 3 किस्म के इलाज मौजूद हैं, जो मेनली वो एक नॉन फार्माकोलॉजिकल जो कि मेडिसिन के बगैर, जिसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। पेशेंट को डबल वाइडिंग कहते हैं। डबल वाइडिंग करने के कहते हैं पेशाब 2 दफ़ा करके अपना मसाना खाली कर ले, और शाम के वक्त असर के बाद ड्रिंक्स है, कोला ड्रिंक्स, बेवरेजेस वगैरह, मिल्क, चाय,
कॉफ़ी, ये चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें और जितनी पानी की ज़रूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करें, तो ताकि उसे रात के वक्त ज़्यादा पेशाब ना आए। तो इस तरह वो, और जो 2 दफ़ा पेशाब कर ले तो उसका खाना सही तरह खाली हो सकता है। तो उसके ये है नॉन फार्माकोलॉजिकल के दवाई के बगैर इसका इलाज मौजूद है। बेसिकली उससे पेशेंट ने डॉक्टर के पास विजिट करना है, अपनी बात बतानी है और उसे अंडरस्टैंड करनी, क्योंकि हम जो ज़्यादातर हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं, उनमें हमारी पूरी कोशिश होती है पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, पेशेंट को वॉक के लिए कहते हैं, सैर करे, अपनी ओबेसिटी वज़न को कम करे, इस तरह चीज़, दैट्स कॉल्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर ये इस तरह पेशेंट की ये BPH के सिम्टम्स मैनेज ना हो तो देन वी गो फॉर अल्फा ब्लॉकर्स है हमारे पास, जिसमें हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, रात के वक्त इस्तेमाल करते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मौजूद हैं। तो इसलिए जो पेशेंट को खौफ है कि हर BPH हर प्रोस्टेट एनलार्ज का ऑपरेशन ही है, तो ऐसी बात नहीं है। मेडिकली पेशेंट का बड़ा अच्छा इलाज हो जाता है। तो वो लेटर स्टेज है जब पेशेंट के सिम्टम्स वर्स हो रहे हो, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो, तो हम पेशेंट को फिर ऑपरेशन का मशवरा देते हैं। तो ऑपरेशन भी अब माशाल्लाह इसमें बड़ी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसे हम TURP कहते हैं, बायोपोलर TURP है, लेजर TURP मौजूद है। तो अब इसमें ब्लड की भी बहुत कम 2 to 5% चांसेस जिसमें ब्लड पेशेंट को लगाने की जरूरत पड़ती है। 60 to 90 मिनट्स में ये ऑपरेशन हो जाता है और पेशेंट नेक्स्ट डे अपने घर चला जाता है। तो पेशेंट की पेशाब की नाली ऑपरेशन के बाद 3 से 5 दिन मैक्सिमम हम रखते हैं और पेशेंट बड़ा कंफर्टेबली और अपने काम में विद इन 2 वीक्स अपने काम पे भी जा सकते हैं। तो सर इसका कट तकरीबन कितना लगता है? इसमें बिल्कुल कोई कट नहीं लगता, बिल्कुल ये हम पेशाब की नाली के जरिए हम ये ऑपरेशन करते हैं, जिसे TURP कहते हैं, TURP वर्मे वाला ऑपरेशन। अब पहले ये मोनोपोलर हम इलेक्ट्रोकॉटरी यूज करते थे, अब बाइपोलर TURP यूज करते हैं, जिसमें हार्ट वाले पेशेंट जिनको पेस मेकर लगे होते हैं, जो ब्लड थिनर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसमें हम सलाइन यूज करते हैं जो बाइपोलर TURP में। तो हार्ट वाले पेशेंट का भी बड़ा अच्छा ऑपरेशन हो जाता है और ब्लड लगाने की भी बहुत कम चांसेस है। प्रोस्टेट का नॉर्मल साइज क्या होता है? ऑलमोस्ट ये 20 ग्राम साइज होता है, वॉलनट साइज अखरोट के साइज जितना होता है। ऑपरेट के बाद मेडिसिन कंटिन्यू रहती है या कुछ दिन खाने के बाद स्टॉप हो जाती है? दवाई सिर्फ एंटीबायोटिक कुछ दिन के लिए देने पड़ते हैं, क्योंकि पेशेंट का थोड़ा बहुत सिम्टम्स इससे जरूर आते हैं कि अनस्टेबल ब्लैडर होता है, तो उसे कुछ दिन के लिए दवाई देनी पड़ती है एंटीबायोटिक के तौर पे। जो BPH के लिए पहले इस्तेमाल कर रहा होता है, तो समटाइम पेशेंट को ये भी होता है, कुछ पुअर पेशेंट होते हैं कि वो कहते हैं जी हमारी कॉस्ट दवाई लेके बहुत बढ़ गई है, हम ये दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन्हें ये ऑपरेशन करवाना एक कॉस्ट इफेक्टिव लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद दवाई की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, तो पेशेंट विदाउट मेडिसिन पेशाब की नाली के बगैर अपने उसके सिम्टम्स काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं। ही कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ। एज सच पेशेंट को जो हम एनेस्थीसिया फिटनेस के लिए, तो पेशेंट को हम एनेस्थीसिया फिटनेस रूल लेते हैं, उसका बेसलाइन हीमोग्लोबिन करवाते हैं, उसके रीनल प्रोफाइल देखते हैं, जो कि किसी भी पेशेंट जिसका भी ऑपरेशन होता है, जो एक बेसिक एनेस्थीसिया फिटनेस रिक्वायरमेंट है वही है का कार्डिक स्टेटस ठीक काम कर रहा है, ठीक है, उसे छाती को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सांस लेने में डिफिकल्टी तो नहीं है। तो बेसलाइन जो किसी और ऑपरेशन के लिए होते हैं, तो इसकी भी वही रिक्वायरमेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इवन हाई रिस्क पेशेंट में भी हमारी एनेस्थीसिया टीम यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, तो हम ऑपरेट कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हार्ट के मरीज होते हैं या सेंसिटिव पेशेंट होते हैं, उनका भी TURP किया जा सकता जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। या ज़्यादा एज के होते हैं जो 80+ या जी जी बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली प्रोस्टेट जो डिजीज़ है, BPH है, CA प्रोस्टेट है, बेसिकली तो ये ओल्ड एज की डिजीज़ है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसमें तो हमारे पास तो पेशेंट मोस्टली यही आते हैं 70 ईयर्स अबव, 80 ईयर्स अबव, इवन 90 ईयर्स अबव। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब ऑपरेशन हो रहे हैं। जैसा आपने शुरू में बताया कि जो प्रोस्टेट के मरीजों को का लाइफस्टाइल चेंज करने से भी ये प्रोस्टेट को कंट्रोल किया जा सकता है, क्या लाइफस्टाइल चेंज करने से प्रोस्टेट का साइज बढ़ना रुक जाता है? नहीं, प्रोस्टेट का साइज़ मैंने पहले भी अर्ज़ किया, प्रोस्टेट का साइज़ इतना मैटर नहीं करता। जो प्रोस्टेट साइज़ इतना मैटर नहीं, बेसिकली तो प्रोस्टेट साइज़ तो फंक्शन जो एज सच हमें इस वक्त जो बेसिकली इट्स ग्लैंड जो कि यहाँ से हमारे ये सेक्रीशंस देता है सीमन में, ऑलमोस्ट 30% सेक्रीशंस यहाँ से आती हैं। प्रोस्टेट जब मसाना खाली होता है तो प्रोस्टेट साइज़ मैटर नहीं करता। तो हम तो इसीलिए जब भी अल्ट्रासाउंड बेसलाइन जब भी पेशेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम आया था, तो हम उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसमें पेशाब करने से पहले उसमें मसाने में कितना यूरिन था और पेशाब करने के बाद मसाने में कितना यूरिन था। तो हम बेसिकली कंसर्न है कि मसाने में कितना पेशाब बच रहा है, हम साइज से तो कंसर्न है ही नहीं।
साइज के तो कंसर्न उस वक्त हम कंसर्न होते हैं कि जब हमने सर्जरी का डिसाइड कर लिया कि उस पेशेंट की सर्जरी के बगैर कोई गुजारा नहीं, देन वी आर कंसर्न कि इसका साइज कितना बड़ा है। तो इसलिए जब जिस पेशेंट को हमने नॉन फार्माकोलॉजिकल दवाई के बगैर या दवाई पे रखना है तो उसका तो मैटर नहीं करता कि इसका साइज कितना बड़ा, मैटर ये करता है कि मसाने में यूरिन जो बच रहा है वो कितना है, वो क्योंकि ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से इन्फेक्शन होगी, उसमें पेशेंट ब्लीडिंग होगी, रिकरेंट हेमाटूरिया जिसे हम कहते हैं, ब्लड बार बार आना, जहाँ ब्लैडर स्टोन बन सकते हैं, मसाने में पत्थरियां बन सकती हैं, तो जिसका इलाज फिर जरूरी हो जाता है, फिर ऑपरेशन कराना जरूरी हो जाता है। प्रोस्टेट की वजह से, इसी वजह से मसाने में पत्थरियां भी बन सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसे हम कहते हैं आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। मसान अगर प्रोस्टेट को दूध अगर ब्लॉक कर देगी वहां से, क्योंकि ये जो बेसिकली प्रोस्टेट जो है वो मसाने के नीचे जो पेशाब की नाली आगे जा रही है, तो उसकी जो जस्ट जहाँ से मसाने ब्लैडर नेक जिसे हम कहते हैं, तो उसके सराउंडिंग में ये प्रोस्टेट पड़ा होता है। तो अगर ये उसकी रुकावट इतनी ज्यादा हो जाए तो फिर हमें ऑपरेशन करना भी जरूरी है। और डेफिनेटली जब ये रुकावट ज्यादा है तो स्टेसिस ऑफ यूरिन हो जाएगी, मसाने में पेशाब बचना शुरू हो गया, जो कि एक ऐसी चीज है जिसे बाहर निकलना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी तो यूरिन फिर वहां पे स्टेसिस की वजह से इन्फेक्शन होगी और पत्थरियां बन जाएंगी, ब्लैडर स्टोन्स। तो सर का इलाज जरूरी है। प्रोस्टेट जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, इसमें पेशाब का बार बार आना दिन के टाइम, फिर रात के टाइम पेशाब का बार बार आना, पेशाब अर्जेंसी, पेशाब जल्दी से आना, और फिर पेशाब को आप डिले नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, और फिर पेशाब का निकल जाना, और फिर उसकी धार बारीक हो जाना, और फिर स्ट्रेनिंग, जोर लगाना, और जब आप पेशाब करके आते हैं तो आपकी तसल्ली नहीं होती, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग। तो और समटाइम पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग, पेशाब करके आए तो कतरे निकलना शुरू हो जाए। तो ये सारी अलामत, पेशाब का बार बार आना, पेशाब का बीच में जल्दी आना, रोक ना सकना, निकल जाना, पुअर स्ट्रीम, बारीक धार का टूट जाना, ठीक है, और आपकी तसल्ली ना होना, आपको एक दफा पेशाब करके दो घंटे के अंदर अंदर आप दोबारा पेशाब करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी अलामत, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक पेशेंट है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी डिस्टर्ब है, उसने अगले दिन काम पे जाना है और रात को वो अगर वॉशरूम में बार बार पेशाब करता रहेगा, उसकी नींद पूरी नहीं होगी, तो उसको इसके लिए इलाज की ज़रूरत है। तो सर इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाना ज़रूरी होते हैं? जो एक सिंपल बेसलाइन जो फर्स्ट ओपीडी विजिट पे है वो है एक पेशाब की रिपोर्ट, यूरिन कंप्लीट, इवन यूरिन कल्चर की ज़रूरत पड़ सकती है जिसकी 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन है, रीनल फंक्शंस टेस्ट जिसे कहते हैं, और अल्ट्रासाउंड। केयूबी प्री वायर्ड है पेशाब करने से पहले, जो मसाना जिसे ब्लडर फुल करके हम करते हैं, और पोस्ट वायर्ड है, पीएमआरवी कहते हैं, रेजिडुअल यूरिन। ये टेस्ट एक बेसलाइन जो फर्स्ट ओपीडी विजिट पे ज़रूरी है। तो सर जो बुनियादी टेस्ट इन पे तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है एक नॉर्मल लेबॉर्ट्री से करवाएं तो? मेरा ख्याल है ये तकरीबन 1500 से लेके 3000 तक हो सकते हैं। प्रोस्टेट के मरीजों को डॉक्टर का विजिट करने से पहले ये टेस्ट करवा के आना चाहिए या नहीं? अगर करवा के आ जाए तो यही टेस्ट, क्योंकि कुछ लोग अल्ट्रासाउंड करवा के आते हैं, जो हमें यूरोलॉजिस्ट को, जो किडनी स्टोन और प्रोस्टेट का डॉक्टर है, यूरोलॉजिस्ट जिसे हम यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, तो उसे बेसलाइन हमें ये यूरिन जो अल्ट्रासाउंड है वो चाहिए होता है, जिसमें प्री वार्ड और पोस्ट वार्ड एग्जैक्टली अगर इसी तरह हो तो वो हमें वो करवा के आ जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तो सर क्या ये प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला छोटी उम्र में भी हो सकता है? नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड का एज मोस्टली 55 ईयर्स एंड अबव है, एंड समटाइम्स इट्स पॉसिबल इवन 50 ईयर्स से ऊपर भी आ सकता है। पेशाब का रुक कर आना किस बीमारी की अलामत होती है? पेशाब का रुक कर आना तो बेसिकली हमारे यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट, वो जो कि ब्लैडर से नीचे जो दोनों चीज़ें हैं, प्रोस्टेट है यूरेथ्रा, तो दोनों में अगर प्रॉब्लम है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है और प्रोस्टेट, दोनों की वजह से ये अलामत आ सकती है। तो एक वो फिर हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि इस पेशेंट को क्या है कि पहले कोई हिस्ट्री ऐसी इन्फेक्शन की रही है कि इसे, और यंग एज है तो उसमें हम कहेंगे ये इसे प्रोस्टेट BPH नहीं है तो इसे हो सकता है स्ट्रक्चर यूरेथ्रा है। तो उसके लिए हमारे पास ऐसे टेस्ट मौजूद है जिसे हम एक यूरोलॉजिस्ट डिफरेंशिएट कर लेता है कि इसे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की डिजीज है या PPH। प्रोस्टेट ग्लैंड का इलाज ऑपरेशन से ही किया जाता है या मेडिसिन से भी इसका इलाज किया जा सकता है? कि इसे मेडिसिन से मेडिकली ट्रीट किया जाता है, डेफिनेटली पेशेंट का इलाज होता है। वो तो उस वक्त अगर वो सिम्टम्स इंप्रूव ना हो रहे हो, पेशेंट की लाइफस्टाइल जो है वो वर्स्ट हो रही हो, और पेशेंट समटाइम वो फील करते हैं कि मैं कुछ सालों से ये दवाई ले रहा हूँ और मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो आई वुड फील बेटर कि अगर मेरा ऑपरेशन कर दिया
दिया जाए तो वो इट्स कॉस्ट इफेक्टिव ये TURP। तो बेसिकली लेकिन हम तो प्रेफर करेंगे जिसमें इंडिकेशन है कि उसमें सिम्टम्स वर्स्ट हो गए, क्योंकि इसमें माइल्ड मॉडरेट सीवियर सिम्टम, जो सीवियर सिम्टम्स हैं तो उसमें हम जिसमें हमने सिम्टम स्कोर एक IPSS स्कोर है जो कि हम यूरोलॉजिस्ट यूज करते हैं। तो हो सकता है आम पब्लिक को ये बात ना समझो, उसमें हम एक स्कोरिंग करते हैं, तो उसमें अगर सीवियर सिम्टम्स हो तो उसमें ऑपरेशन की तरफ ज़्यादा चांसेस। तो सर प्रोस्टेट के मरीज़ों के लिए आपका क्या पैगाम है? मेरा तो एक सिंपल पैगाम यही है, इस एज में आगे जब ये प्रॉब्लम हो तो इससे डरने या भागने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो आप अगर ये सिंपल टेस्ट, एक पेशाब का टेस्ट, एक यूरिया क्रेटिनिन और एक अल्ट्रासाउंड सिंपल टेस्ट करवा लें और अपने एक मुस्तनद डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट से रब्ता कर लें तो आपको एक बेहतर गाइडेंस मिल सकती है। कुछ लोग इसको देर करते रहते हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, ब्लैडर स्टोन बन जाते हैं, रीनल प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाती है, रीनल फेलियर की तरफ जा सकते हैं। तो उसमें पेशेंट को जो ब्लैडर भी है, जैसे ब्लैडर इतना वो ज़ोर लगा के उसमें ताकत कम हो जाती है जिसमें मसाना कमज़ोर हो जाता है, तो उस ऐसे पेशेंट में इवन ऑपरेशन के बाद भी फिर पेचीदगियाँ रहती हैं। तो इसलिए बेहतर है उस मरीज़ ने ऑपरेशन तो करवाना है तो अगर डॉक्टर से पहले रब्ता कर ले